डीसीएम बनने के बाद पत्नी ने छोड़ा गरीब पति। तुम तैयार नहीं हुई हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की है और आप मुझे एक सफाई कर्मचारी के साथ शादी करने के लिए बोल रही हो। तू तो जानती है बेटी, हम लोग कितने गरीब हैं। अगर हम तेरी शादी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर जिससे तेरी शादी होने वाली, उन लोगों ने हमसे दहेज की मांग भी नहीं की है। और क्या चाहिए? एक बार हमारी तरह सोच बेटी। ज्योति अपनी माँ की बातें सुनने के बाद तैयार होकर मेहमानों के सामने आ जाती है। ज्योति बहुत सुंदर थी, जिसके चलते सावित्री और अनुराग को वो पसंद आ जाती है और वह रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती है और सावित्री अपने बेटे अनुराग की शादी ज्योति से करवाकर उसे अपने घर पर ले आती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। ज्योति अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है, जहाँ उसे अपने ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी रात उसकी सुहागरात होने वाली थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और सहमी हुई अनुराग के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठी होती है। तभी अनुराग कमरे में आता है और उससे कहता है, शादी के माहौल की वजह से मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया। अनुराग ऐसा कहकर जैसे ही बिस्तर पर बैठता है, वैसे ही ज्योति अपने पैरों को पीछे कर लेती है। ये देख अनुराग समझ जाता है और वो उससे कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। शायद आप अभी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए हम पहले दोस्त बन जाते हैं। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, सफाई कर्मचारी की। वैसे आप क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैं एसडीएम की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि मैं एक एसडीएम बन सकूं, लेकिन मेरी माँ ने बहुत जल्द मेरी शादी करवा दी। शायद मेरा सपना अब सपना ही रह जाएगा। अनुराग ये सुनकर मुस्कुराता और ज्योति से कहता है, अरे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक मैं कम कमाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से तुम पढ़ाई करोगी और ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर ज्योति बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से अनुराग ज्योति की आगे की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में करवा देता है। देखते ही देखते ज्योति और अनुराग दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अब रह रहे थे और इसी बीच ज्योति को 2 बच्चे भी हो गए थे और आखिर में वह एसडीएम की पूरी पढ़ाई करके एसडीएम ऑफिसर बन जाती है। आपने मेरा इतना बड़ा सपना पूरा कर दिया। कुछ सालों में देखो मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ, वरना तो मैं अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी घर में ही पड़ी रहे और घर के चूल्हा चौका देखे। अब तुम एसडीएम ऑफिसर हो, तुमसे मेरी पहचान बनेगी। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात है? ये सुनकर ज्योति खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। देखते ही देखते एसडीएम की नौकरी करते हुए ज्योति को कुछ समय हो जाता है। एक दिन अनुराग अपनी जॉब के बाद अपनी पत्नी ज्योति को लेने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां ज्योति उसको देखते ही उससे कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, ये कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं है जहाँ तुम ऐसे ही चले आओ। अरे यार, मेरा मन नहीं लग रहा था और मैंने सोचा आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। तो तुम मुझे मैसेज कर देते, मैं अपनी कार से तुम्हें लेने आ जाती। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चलो अब, कहीं कोई हमें देख ना ले। जहाँ ज्योति पहले अनुराग से बहुत प्यार करती थी, वहाँ अब उसे अपने गरीब पति के साथ शर्म आने लगी थी। पहले ज्योति और अनुराग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया करते थे और बाहर घूमने जाया करते थे, लेकिन अब वह अनुराग से बात करना भी पसंद नहीं करती, जिसके चलते अनुराग को बहुत बुरा लगता था। और एक दिन वह उससे पूछता है, क्या हुआ ज्योति? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मेरे साथ मन ही नहीं लगता। क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है? देखो, कल मुझे ऑफिस जाना है और रात बहुत हो गई है, इसलिए मुझे सोने दो, मुझे नींद भी आ रही है। ज्योति ऐसा कहकर कमरे की लाइट ऑफ करती है और सो जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन अनुराग कुछ समझ ही नहीं पाता। एक दिन अनुराग के पास एक फोन कॉल आता है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी पत्नी को संभाल लीजिए। अगर आपने उसे नहीं संभाला तो मेरा घर खराब हो जाएगा और मेरा पति मुझसे दूर हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, वो आपके पति के साथ क्यों रहेगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, आपकी पत्नी और मेरे पति का अफेयर चल रहा है। मैंने अपने पति को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। मैंने तुम्हारी पत्नी को भी कॉल किया था, लेकिन वो भी नहीं समझी। आज भी वह दोनों एक साथ एक होटल में हैं। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनते ही अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद अनुराग अलीशा से होटल का एड्रेस लेता है और उस होटल में पहुंच जाता है, जहां वह अपनी पत्नी ज्योति को अलीशा के पति कुणाल के साथ एक ही बिस्तर पर देखता है। बेशर्म औरत, तुम्हें क्या मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं हुई जो तुम इसके साथ मुंह मारने यहाँ चली आई? एक बार तो हमारे बारे में सोचा होता। मैंने तुम्हें प्यार देने में क्या कमी छोड़ी थी?
तुम जैसे गरीब इंसान के साथ मैं अपनी पूरी उम्र तो नहीं गुजार सकती। और तू खुद सोच, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं बनता। कहाँ मैं एक एसडीएम की ऑफिसर और कहाँ तू एक सफाई कर्मचारी। ये सुनते ही अनुराग फूट फूट कर रोने लगता है और ज्योति के आगे अपने प्यार की भीख मांगने लगता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अनुराग के कई बार समझाने के बाद भी ज्योति उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वह कुणाल के साथ वहां से चली जाती है और अपने बच्चों को भी अपने पास रख लेती है, जिससे अनुराग बहुत ज्यादा टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अनुराग अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करता, लेकिन ज्योति उसे मिलने ना देती। मम्मा, मम्मा मुझे पापा से मिलना है। मम्मा, मामा आप पापा से दूर क्यों हो गई? ये आदमी हमारे साथ क्यों रहता है? ये सुनते ही ज्योति ऋतिक के मुंह पर चांटा मारती है। आज से यही तुम्हारे पापा हैं और कोई तुम्हारा पापा नहीं है। ज्योति के इस बर्ताव से बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वहीं एक दिन अलीशा आकर अपने पति कुणाल को समझा बुझा कर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद कुणाल ज्योति को छोड़कर चला जाता है। ये देख ज्योति को तो बहुत बुरा लगता है और वो अपनी किस्मत के लिए रोने लगती है। जिसके लिए मैंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, उसी ने आज मुझे छोड़ दिया। ये सब मेरी ही फूटी किस्मत है जो मेरे साथ हो रहा है। ज्योति रोते हुए अपने पति अनुराग के पास जाती है और उसे अपनी गलती की माफी मांगती है। अनुराग उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देता है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा ऐसा कदम मत उठाना। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, आइंदा मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। ये गलती दोबारा नहीं होगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, जिसके बाद अनुराग के दोनों बच्चे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब वह सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि अपने पति आलोक और 15 साल की बेटी साक्षी के साथ एक बड़े से घर में रहती है। अंजलि एक मॉडल थी। उसका पहनावा, उसका रहन सहन एक मॉडल की तरह था और उसने अपनी बेटी साक्षी को भी अपनी तरह मॉडल बना दिया था। साक्षी 15 साल की उम्र में ही रोज ब्यूटी पार्लर जाती थी और लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। अंजलि में संस्कार नाम की कोई बात नहीं थी, ना ही उसने अपनी बेटी साक्षी को ही संस्कार दिए थे। एक दिन की बात है, अंजलि के घर में उसकी छोटी बहन हिमानी आती है। हिमानी बहुत ही गरीब थी। कैसी हो अंजलि बहन? हाँ हाँ ठीक हूँ। बताओ क्यों आई हो मेरे घर? बस आप लोगों की याद आ रही थी इसीलिए चली आई। साक्षी बिटिया कहाँ है? वो पार्लर गई है। अंजलि बहन, आप साक्षी बिटिया को अकेले घर से बाहर मत जाने दिया करो। साक्षी बिटिया अब जवान हो चुकी है और आजकल का माहौल कैसा है उसके बाद में तो आपको पता ही है ना। जवान लड़की का ऐसे अकेले घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है। हिमानी, तुम अपनी बेटियों की चिंता करो। मेरी बेटी के लिए क्या सही है ये मैं बहुत बहुत अच्छे से जानती हूँ। अंजलि, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? हिमानी तुम्हारी छोटी बहन है। आप क्यों हम बहनों के बीच बोल रहे हैं? आप अपना मुंह बंद करिए। उतने में अंजलि की मॉडल बेटी साक्षी जीन्स और शर्ट पहने घर आती है। अरे साक्षी बिटिया, कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ऐसे कपड़े तो लड़के पहनते हैं। मासी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे कपड़ों पर मुझे कमेंट्स मत पास किया करो। अरे बिटिया, मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। तुम एक लड़की हो और तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। बिटिया, लड़की साधारण सलवार सूट में ही अच्छी लगती है। मासी, आप ना अपनी बेटियों के कपड़ों पर ध्यान दीजिए। मेरे कपड़ों पर ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर साक्षी वहां से जाने लगती है। साक्षी, क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? हिमानी तुम्हारी मासी है ना, वो तुमसे मिलने यहाँ पर आई है। यहाँ आकर बैठो अपनी मासी के पास। मिल लिया ना, हो गई बात। और वैसे भी ये मासी के शरीर में ना बहुत ही गंदी बदबू आती है। पता नहीं कैसी कैसी गंदगी में रहते हैं ये। साक्षी की ये बात सुनकर हिमानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी, जीजू जाने दीजिए ना, बच्ची है साक्षी बिटिया। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अच्छा अंजलि बहन, मैं चलती हूँ। घर में कविता और सविता मेरी राह देख रहे होंगे। देखो अंजलि, तुम्हारी बेटी के संस्कार तो देखो और बिगाड़ो उसे। इतना कहकर आलोक अपने कमरे में चला जाता है। हिमानी, तुम यहाँ मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाई लगाने आई हो? निकल जाओ मेरे घर से बाहर और अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना यहाँ। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर हिमानी रोते रोते वहां से अपने घर चली आती है।
हिमानी बहुत ही गरीब महिला थी। वो एक छोटे से घर में अपनी 2 बेटियां कविता और सविता के साथ रहती थी। कविता और सविता की उम्र 15-15 साल थी। वो दोनों जुड़वा बेटियां थी। कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में हिमानी के पति की मौत हो चुकी थी। तब से हिमानी अकेले ही अपने दोनों बेटियों की परवरिश करने लगी थी। हिमानी ने अपनी बेटियों को बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे। हिमानी की दोनों बेटियां हिमानी की तरह ही संस्कारी थी। अपनी माँ को उदास देखकर कविता और सविता हिमानी से कहते हैं, क्या हुआ माँ, आप बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ी थकान हो गई है। माँ, अंजलि मौसी और उनके घर में सब कैसे हैं? हाँ बिटिया, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर आती हूँ। माँ, हम दोनों ने खाना बना लिया है और घर की सारी सफाई भी कर दी है। अच्छा, मेरी बिटिया इतनी समझदार हो गई। आखिर हम बेटियाँ किसकी है? तीनों मिलकर खाना खाने बैठने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक बूढ़ी महिला उनके घर आती है और वो हिमानी से खाना मांगने लगती है। बिटिया, मुझ गरीब को कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। इस गांव में कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। हाँ माँ जी, रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना ले आती हूँ। हिमानी एक थाली में खाना निकालने लगती है। तभी उसकी बेटी कविता हिमानी से कहती है, माँ, ये क्या कह रहे हो आप इन्हें खाना क्यों दे रहे हो? हमारे घर में तो इतना सही खाना बना है। अगर हम इन्हें खाना दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? कविता बिटिया, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई गरीब बेसहारा हमारे घर कुछ मांगने आए तो हमें कभी उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान बड़ी उम्मीद लेकर हमारे घर आता है कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उसे कुछ देंगे। भले ही आज हमें भूखे रहना पड़े, पर हमारे कारण किसी गरीब का तो पेट भर जाएगा। आप सही कहते हो माँ, हम हमेशा लोगों की मदद करेंगे। उसके बाद हिमानी और उसकी दोनों बेटियां उस बूढ़ी महिला को अपने घर में बिठाकर भरपेट खाना खिलाते हैं, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला तीनों को बहुत दुआएं देकर वहां से चली जाती है। बूढ़ी महिला का पेट भरने में हिमानी और उसकी दोनों बेटियों को आज रात भूखा ही सोना पड़ा था। अगले दिन सवेरे, कविता, सविता, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना। माँ, हम भी आपके साथ काम करने चलते हैं ना? आप अकेले कब तक काम करके हमारा पालन पोषण करोगे? आपको तकलीफ में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ। नहीं बिटिया, तुम दोनों क्यों बाहर जाकर काम करोगे? मैं हूं ना, तुम्हारी माँ। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं तुम्हें जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर हिमानी वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। हिमानी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बड़े ही अच्छे तरीके से की थी। हिमानी की दोनों बेटियां बड़ी ही संस्कारी थी और उसकी बड़ी बहन अंजलि ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही गंदे तरीके से की थी। वो अपनी बेटी को मॉडल बनाना चाहती थी। एक दिन अचानक अंजलि एक खतरनाक बीमारी का शिकार बन जाती है। उसके शरीर पर कई सारे बड़े बड़े फोड़े आ चुके थे, जिसमें से बार बार पस निकलने लगता है। ये देखकर अंजलि और उसके परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं। आलोक, तुम्हें हर 1 घंटे के बाद तुम्हारी पत्नी के जख्मों से पस निकालना होगा। अगर ये पस नहीं निकाला गया तो अंजलि बहन की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए परिवार की एक सदस्य का हर समय आपकी पत्नी के पास रहना जरूरी है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उस समय अंजलि के घर हिमानी और उसकी दोनों बेटियां भी मौजूद थे। साक्षी बिटिया, देखा तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? इसलिए अब तुम्हें हर समय अपनी माँ के पास रहकर अंजलि के जख्मों से बार बार पस निकालना होगा। क्या मैं और पस निकालूंगी? छी, मैं नहीं करने वाली ये काम, आप ही कीजिए। ये कितनी गंदी बदबू आ रही है माँ के शरीर से। मुझे नहीं रहना माँ के पास। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या कह रही हो साक्षी बिटिया? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं माँ, मैं नहीं करने वाली ये सब। पता नहीं किस बीमारी की शिकार हो गई आप। अगर आपकी ये बीमारी मुझे लग गई तो? इतना कहकर साक्षी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजलि खूब रोने लगती है। तभी हिमानी की दोनों बेटियां कविता और सविता अंजलि से कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए मासी, हम दोनों बहनें हैं ना, हम आपके पास हर समय रहेंगे और हम अपने हाथों से आपके जख्मों का पस भी निकालेंगे और देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये बात सुनकर आलोक और अंजलि हैरान हो जाते हैं। उसके बाद कविता सविता हिमानी अंजलि के घर में ही रहने लगते हैं और कविता सविता अंजलि की खूब सेवा करने लगते हैं। वो अपने हाथों से अंजलि के जख्मों का पस निकालने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अंजलि बिल्कुल ठीक हो जाती है। कविता और सविता के संस्कार देखकर अंजलि बहुत रोने लगती है। एक दिन सवेरे
है मानी, तुमने अपनी दोनों बेटियों को बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं। आज मुझे अपने माँ होने पर भी शर्म आ रही है कि मैं अपनी बेटी की परवरिश सही से नहीं कर पाई। अगर मैं तुम्हारी तरह साक्षी की परवरिश करती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद अंजलि खूब रोने लगती है और आज सही मायनों में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।